यस, स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर। तो सर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जीएसटी क्लास। ठीक है, जीएसटी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, अच्छा, जीएसटी में क्या क्या टॉपिक मेनली कवर होता है मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करूँ, आपको सुविधा होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, पहले कोई बैकअप भी नहीं किया, उनको भी थोड़ा सुविधा हो जाएगा। और जो भी लेक्चर्स इससे पहले हुआ है ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेवल हुआ है सर, थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। और जो भी डाउट है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन पूछ लेना। ऐसे ऑफलाइन सेशन बढ़ जाएगा सर 15 अगस्त के बाद से। हाँ, तो आना पड़ेगा एग्जाम के लिए भी और डिस्कशंस के लिए भी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। ऐसे तो सर मैं जो करंट टॉपिक में हूँ, मैं एक बार टॉपिक बता देता हूँ सर। ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक तो नहीं है, बट इस टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बातचीत आजकल कर रहे हैं। एंड नॉट, दिस इज नॉट द बेसिक टॉपिक, ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस लेवल टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है सर? टॉपिक का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, टॉपिक का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जीएसटी। ये बात मैं रोज बोलता हूँ, मैंने रोज मैंने हर क्लास में बोलता हूँ, इन आवर एवरी क्लास मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सप्लाई के अंदर ना हम लोग कुछ ज्यादा ही डिस्कशंस कर रहे हैं आजकल, थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट होना चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल में ना कम का कोई जगह नहीं है। जितना ज्यादा करो उतना कम है सर। सर ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही है। भले ही बात आपको पसंद हो ना हो, बट ये सही है, यही सही बात है। जितना कम का कोई जगह नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। अच्छा, बेसिकली जीएसटी जिसको भी पढ़ना है, चाहे चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे सीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे सीएमए के लिए पढ़ रहे हो, या फिर किसी को सिर्फ जीएसटी एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, तो आपको जीएसटी रिलेटेड क्या टॉपिक बेसिकली जानना पड़ता है। सुनने में एक एक चैप्टर है बट काफी डेप्थ में है सर। ये जैसे कि रिसेंट रिसेंट पास्ट में मैंने जस्ट फ्यू वीक्स बैक मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कराया, जिसके ऊपर मैंने काफी डिस्कशंस किया आप लोगों के साथ। आप लोग भी मेरे साथ साथ मेरा दिमाग खराब करने वाला लेक्चर सुनते हो। आशा करता हूँ कि दिमाग खराब हुआ होगा, क्योंकि दिमाग खराब करना जरूरी होता है। जिसमें आपको मैंने क्या क्या समझाया सर, जीएसटी का पूरा इतिहास भूगोल पढ़ा दिया सर, कि जीएसटी क्या है, कब आया था, जीएसटी से पहले क्या था। मैंने जीएसटी से पहले एक्चुअली वैट हुआ करता था। क्या हुआ करता था सर? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सर्विस टैक्स हुआ करता था। तो सर क्या हो गया उसका? सर वो इतिहास हो गया। वैट सर्विस टैक्स क्या हो गया? इतिहास हो गया। तो फिर सर 2017 में 2017 जुलाई मंथ इंडियन इंडिरेक्ट टैक्स सिस्टम पे रिवोल्यूशन आ गया। सर रिवोल्यूशन? हाँ सर, विप्लव, एकदम रिवोल्यूशन हो गया। क्या रिवोल्यूशन हुआ सर? यही सब बात तो मैं इंट्रोडक्शन में किया। जिसे भी रिवाइज करना हो या फिर बेसिक थोड़ा जानना है, जीएसटी का इतिहास भूगोल डिस्कशन जहां पर मैंने करके रखा, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक बार कर लेना है सर, अगर किसी का बाई चांस मिस है या फिर किसी को रिवाइज करना है। मेरे से कनेक्शन लिंक लेना आज के क्लास के बाद। जैसे इनकी प्रिया, मैं सभी को बोल रहा हूँ, एक बार प्लीज गो थ्रू करके रखना। ओके सर। सर लेकिन आज क्या फिर हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर, इंट्रोडक्शन से भी एग्जाम से सवाल होता है। और सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम का सवाल के लिए नहीं सर, नॉट जस्ट फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम। इंट्रोडक्शन लेवल का आइडिया अगर नहीं होगा तो आपको ना फर्दर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे चैप्टर 2 में सप्लाई अंडर जीएसटी में जो बात कर रहे हैं, ये सप्लाई का बात या फिर इसके बाद जो फर्दर टॉपिक है, जैसे कि चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ बोलता है सर, ठीक है, या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करना, ये जितना भी टॉपिक है, ये सारा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है,
आईटीसी का कैलकुलेशंस, माने इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशंस, दीज आर द मेन टॉपिक्स जो जीएसटी कवर करते हैं। फिर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, डेट वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्म का क्या एरिया है, सारा चर्चा धीरे 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 आगे आगे करते जाना है सर। और इतना जो भी जान जाएगा वो जीएसटी में अपने आप को धीरे धीरे एज एन एक्सपर्ट बना लेगा सर, किसी भी फील्ड में। जैसे हम लोग अभी क्या है ना, जीएसटी का लीगल पार्ट पढ़ रहे हैं। थ्योरी बोल के इसको रट्टा लगाने का कोशिश मत करना, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी, ये बेसिकली लॉ है। लॉ क्या है सर? लॉ। तो आपको लीगली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आगे आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस इन द सेंस सीए फार्म में या सीएमए फार्म में या किसी कंपनी के अंडर, ठीक है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी फार्म में, जहां पर भी आप अपने अपने हिसाब से ट्रेनिंग करोगे या जॉब करोगे, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे सर। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये पूरा क्लैरिटी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए सर, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको बेसिक का आइडिया तो दे दिया, अभी मैं आपके साथ थोड़ा सप्लाई की बात कर रहा हूँ। अब सर बात ये है कि सप्लाई का बात क्या है सर, सप्लाई में क्या क्या मेनली जानना है, ये सब मैं तो लास्ट क्लास में बताया था। आज भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आइडिया नहीं देंगे ना, तो जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं वो भी भूल जाते हैं, और जो रेगुलर नहीं करते उसको भी कनेक्ट करना जरूरत पड़ जाता है। सर कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं रे बाबा, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है ना, जैसे सेल होना, जैसे कोई एक्सचेंज करना, जैसे हम लोग कई बार मोबाइल एक्सचेंज करते हैं ना, सेल एक्सचेंज, बाटर, बाटर समझते हो? बाटर माने खाने वाला वाटर नहीं सर, बार्टर बोलते हैं ना, माने आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, आप मेरा प्रोडक्ट लेते हो, मैं आपका प्रोडक्ट लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन या लेन देन प्रॉपर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सप्लाई का इंट्रोडक्शन में, सप्लाई के अंदर जो भी क्लासेस मैंने करवाया उसके अंदर मैंने आपके साथ ये सब डिस्कशन किया था कि कितना तरह का सप्लाई होता है, हो चुका है सर। सो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जिन लोगों का अभी भी ये सप्लाई का बेसिक लेवल नहीं हुआ है। लेकिन सर इसका मतलब आज का क्लास समझ में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, सभी को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली क्या कंसेप्ट प्रूव करना होता है, आपको ढूंढना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। बात को समझे सर, मैं रोज बोलता हूं फिर बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टैक्स कलेक्शन करता है, इसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। मैं बार बार बोलता रहता हूं सर, अगर सरकार 100 रुपीज इनकम करता है तो जीएसटी से 15 से 16% कमाते हैं। ये 2019 का एक डेटा है, आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट अगर 1 ट्रिलियन कमाते हैं, ठीक है, माने सॉरी 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़, तो आप देख सकते हो सर एक पर्टिकुलर ईयर में सरकार जीएसटी से कितना कमाते हैं। सरकार माने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं। अगर गवर्नमेंट टोटल रिसीव करते हैं 33.5 ट्रिलियन, क्या लिखा है सर गवर्नमेंट का? मनी पाइपलाइन। क्या लिखा है? गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन। सरकार जो इनकम करते हैं, माने आपको ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सर टैक्स क्यों पढ़ना है। जैसे टैक्स में दो टॉपिक आता है, एक इनकम टैक्स का टॉपिक होता है और एक जीएसटी का टॉपिक होता है, जीएसटी एंड कस्टम्स। जीएसटी एंड कस्टम्स जो है सर ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, डीटी, एंड दिस इज कॉल्ड आईडीटी, ठीक है। आप देख सकते हैं सर यहाँ पर कि अगर एक कंट्री, जैसे ये इंडिया है, ये कौन सा कंट्री का बात कर रहे हैं? इंडिया का बात कर रहे हैं। इंडिया जो कमाते हैं ना सर, जैसे फैमिली कमाते हैं, आप कमाने के बारे में सोच रहे हो या कोई कोई कमाते भी हो, इनकम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो पढ़ाई के साथ साथ साइड इनकम भी करते हैं, वो लोग लीजेंड होते हैं। क्यों लेजेंड होते हैं? क्योंकि पढ़ाई और काम एक साथ करना मामूली बात नहीं है। किसी किसी के केस में मजबूरी होता है, मैं समझ सकता हूँ, बट जिनको मजबूरी नहीं है वो फिलहाल पढ़ाई कर ले, बाद में इनकम कर लेना। सर इनकम करना जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है। सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, गवर्नमेंट को भी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उसको भी एकदम दिल खोल के काम करना है ना देश के लिए। हमारा आपका जो डिमांड होता है, पब्लिक का जो डिमांड होता है, ये सब डिमांड टैक्स रेवेन्यू से फुलफिल होता है।
गवर्नमेंट इनकम करेगा तब जाके ना आपके लिए रास्ता बनाएगा, बुलेट ट्रेन बनाएगा, हाँ, ट्रेन बनाएगा, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा बनाएगा, माने एयरपोर्ट बनाएगा, हाँ, बिजनेस के लिए पोर्ट पोर्ट बनाएगा, सी पोर्ट, हाँ सर, आपके लिए स्कूल होगा, कॉलेज होगा, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल होगा, चलने के लिए सड़क होगा, माने रोड बनेगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, नेसेसिटी फुलफिल करना है। हर काम के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और ये सारा चीज फुलफिल होता है रेवेन्यू से। और रेवेन्यू कलेक्शन कहां से होता है? टैक्स से। टैक्स में कितना तरह का टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या अवेलेबल है? कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अवेलेबल है? जीएसटी। और आपको कस्टम्स भी दिखेगा यहाँ पर। कस्टम्स आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या? कस्टम्स का डेटा ये रहा। कस्टम्स 1.25। कस्टम्स क्या है सर? कस्टम्स क्या है, कौन बोलेगा? कस्टम ड्यूटी क्या होता है? अरे बोलो सर। जो एक्सपोर्ट पे दिया जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हाँ, नॉर्मली एक्सपोर्ट पे तो टैक्स नहीं देना पड़ता है, इन एक्सेप्शन सिचुएशन छोड़ के। मतलब देश का एक्सपोर्ट होना अच्छा होता है सर। अगर देश का प्रोडक्ट देश के बाहर जाता है तो हम लोग रूपी का चीज डॉलर में बेच के कमाते हैं, ठीक है। मानो कि इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर विदेश जाते हैं सेल होके, तो देश को डॉलर मिलता है। और ये क्योंकि डॉलर का वैल्यू ज्यादा है ना सर, यूएस डॉलर का वैल्यू ज्यादा है। $1 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 80+ रुपीज, है ना, 80+ रुपीज। तो ऑब्वियस बात है, आप $1 के बदले 80 के ऊपर का पैसा इंडिया में लाते हो। $1 इज जस्ट लाइक हम लोगों के लिए 1 रुपी का जो कॉन्सेप्ट है, यूएस के लोगों के लिए $1 का वो कॉन्सेप्ट है। मैंने वैल्यूएशन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट विदेश में सेल करते हो, आप कम से कम मिनिमम वैल्यू जो उनके लिए है, हमारे लिए 80%, 82% बहुत होता है, अच्छा कमाते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है ना, तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नॉर्मली नहीं लगता, एक्सेप्शनल होता है, बट मेनली इंपोर्ट पे ड्यूटी लगता है। ड्यूटी माने टैक्स, माने जब कोई विदेश का प्रोडक्ट देश में आते हैं ना सर, उसमें सरकार भी टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स को ड्यूटी कहते हैं। सर टैक्स ही बोल देता, ड्यूटी बोलने का क्या जरूरत है? कोई बात नहीं सर, अब गवर्नमेंट जो बोलेगा वो तो सुनना पड़ेगा। सर हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ेंगे? अरे सर सब पढ़ेंगे। ऐसे कस्टम्स लॉ का जो डिस्कशन है, ये सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा इंटर में ही। जो लोग चार्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको कस्टम्स का पढ़ाई फाइनल में मिलेगा, ठीक है, डिटेल्स में, बट नॉलेज तो रखो। अब जो भी है, इतना तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को करना है इनकम। आप देख सकते हो कि एक 19-20 का डेटा मैं आपको दिखाया कि सरकार किस सोर्स से कितना कमाता है। ऑब्वियस बात है जीएसटी बढ़ा है रिसेंट ट्रेंड में। ये मेरे पास थोड़ा पुराना डेटा है, अगर न्यू डेटा मिल जाएगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। मैंने एक्चुअली अमाउंट दिखाना चाह रहा था मैं आपको, एकदम रिसेंट डेटा भी कुछ है बट वो परसेंटेज में है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री जैसे इंडिया किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर 40 ट्रिलियन के आसपास इनकम करता है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को देता है करीब 7 ट्रिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी उनका नेट होता है, मैंने सेंट्रल का, ठीक है। मैंने अगर 33.5 कमा रहे हैं, ट्रिलियन, ट्रिलियन माने समझ सकते हो, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1,00,000 करोड़। अब हिसाब लगा लो, आप कितना जीरो लगाना है लगा लो। सर इतना पैसा हम लोगों के पास तो आता ही नहीं है। अरे सर दिमाग मत खाओ अपना, छोड़ो। अब हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी में। अब सर ये जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के पीछे सरकार पागल हो रहा है। सर क्यों? सर आपको तो पता है ये ह्यूमन नेचर है। जैसे हम लोगों का डिमांड कम नहीं होता, पब्लिक का डिमांड कम नहीं होता, तो सरकार का डिमांड कैसे कम होगा? क्योंकि पब्लिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑलवेज फोकस करते हैं कि 2 पैसा कहां से ज्यादा आ जाए। अब सरकार के पास ना लोन लेने का रास्ता भी है, पर लोन लेगा तो बार्डन पब्लिक पे बढ़ेगा। ध्यान से समझो सर, जीएसटी पढ़ने का जज्बात आ जाएगा, जीएसटी पढ़ने का जज्बात आ जाएगा।
जज्बात समझते हो? अरे जिद, ठीक है, अरे हाँ पढ़ना है जीएसटी। सरकार लोन लेके भी देश चला सकता है, बट लोन लेगा तो आप पे ही बार्डन होगा, हम पे बार्डन होगा, पब्लिक पे बार्डन होगा, और देश सारा पैसा लोन का इंटरेस्ट चुकाते चुकाते खत्म हो जाएगा। जो भी इनकम करेगा सारा पैसा इंटरेस्ट चुकाते चुकाते खत्म हो जाएगा। फिर भी 4.7 ट्रिलियन मार्केट लोन है कंट्री का, ये और बढ़ गया होगा रिसेंटली, रिसेंट रेट इससे भी ज्यादा होगा। गवर्नमेंट कुछ सेविंग्स भी करता है, बट आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पैसा तो सरकार टैक्स से ही कमाते हैं। इधर 6 ट्रिलियन, इधर 6 ट्रिलियन, इधर 5.5 ट्रिलियन, इधर 2.4 ट्रिलियन, ये सब टैक्स है। इधर 1.525 ट्रिलियन, कुछ अदर टैक्सेस भी है 0.08 ट्रिलियन, जिसमें जीएसटी का शेयर पार्ट काफी अच्छा खासा है। और गवर्नमेंट एवरी ईयर चाहते हैं, एवरी मंथ जीएसटी कलेक्शन तो एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ जीएसटी कलेक्शन होता है, और गवर्नमेंट एवरी मंथ चाहते हैं कि उनका जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाए। सर कैसे बढ़ता है? सर बेसिक बात है, देश में बिजनेस बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा, लेन देन होगा, है ना, गुड्स एंड सर्विस का सेल होगा, गुड्स एंड सर्विस का सेल होगा, जितना गुड्स सर्विस सेल होगा उतना टैक्स। लेकिन ये लैंग्वेज जो मैंने आपको यूज किया ना, सेल होना, ये नैरो सेंस में यूज कर लिया मैंने, बात को समझे। गुड्स एंड सर्विस का जो मैं सेल का बात कर रहा हूँ, कि देश में गुड्स बिकेगा ज्यादा, सर्विस बिकेगा ज्यादा, बिकेगा माने बिक्री होना, ठीक है, सेल होना। बट ये सर्विस मतलब सेल का जो बात मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा नैरो सेंस में बात कर लिया मैंने। नैरो सेंस क्यों? क्योंकि जीएसटी कलेक्शन करने के लिए या जीएसटी चार्ज होने के लिए सेल वर्ड बहुत ही नैरो हो जाता है। इसको सेल नहीं, इसे सप्लाई कहते हैं। मैंने गवर्नमेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ढूंढता है कि जहां पर प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा हो या फिर सर्विस का सप्लाई हो रहा हो, तो गवर्नमेंट उसी पॉइंट पे जीएसटी कलेक्शन के बारे में सोचता है। और इसीलिए सप्लाई अंडर जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई पढ़ाया था, मैं देखता हूँ इसका बेसिक नोट्स मेरे पास होना तो चाहिए। सप्लाई शॉर्ट नोट्स नहीं, कौन सा वाला होगा? सप्लाई का एक नोट्स है, छोटा वाला एक नोट्स है, आई थिंक मैंने सबको शेयर किया ये वाला नोट्स। अभी नहीं मिलेगा क्या? पता नहीं सर। सप्लाई का एक शॉर्ट नोट्स है, उसके अंदर ना पूरा एकदम समरी करके दिया है कि कब कब बोलेंगे कि सप्लाई हो रहा है, सेल होने पे, एक्सचेंज होने पे, पूरा लिस्ट है। आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो बाद में वो वाला क्लास। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस आपको यही बताना था इतना देर से कि सप्लाई क्यों पढ़ना है। क्योंकि सप्लाई आइडेंटिफाई हो जाएगा गुड्स का या सर्विस का, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई पैसा आएगा। क्या आएगा सर? जीएसटी कलेक्शन होगा। अगर आप लोग अपडेट पाना चाहते हो, अगर आप लोग अपडेट पाना चाहते हो तो जीएसटी काउंसिल के साइड में जाओ, जस्ट विजिट जीएसटी काउंसिल वेबसाइट, और इधर जाके आप हर मंथ गवर्नमेंट कितना कमा रहा है आप उसका हिसाब किताब देख सकते हो। इसी के अंदर आपको मिलेगा, कहीं तो मिलता है। आयन क्या शेयर किया रे मुझे? सर वही सप्लाई वाला छोटा वाला नोट। ओ छोटा वाला नोट शेयर किया, चलो थैंक यू सर। अच्छा ये लैपटॉप में ओपन करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं सर। शॉर्ट नोट्स ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, इधर मैं आपको दिखाया था ना कभी कि सर एवरी मंथ गवर्नमेंट कितना कलेक्शन कर रहा है, कहाँ मिलेगा? मैं थोड़ा भूल जाता हूँ बीच बीच में। जीएसटी काउंसिल के मीटिंग पे आर्काइव में मिलेगा क्या? नहीं, कहीं तो मिलता है, कहीं तो मिलता है। न्यूज़लेटर, प्रेस रिलीज, आर्काइव नहीं। एवरी मंथ जो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शंस का डेटा होता है ना सर, वो आपको वहीं पर मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरे को याद आएगा तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। मैं दिखाया था कुछ दिन पहले ही दिखाया था, बट आजकल ना पता नहीं सर, मेरा थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। गैलरी 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 गैलरी, ठीक है, चलो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा डेटा है, इधर उधर क्लिक करके फायदा नहीं है। एवरी मंथ का डेटा मिलता है,
ठीक है, हर महीने गवर्नमेंट कितना कमाते हैं पूरा मिल जाता है, आप लोग चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। ठीक है सर, मैं बस दिखाना चाह रहा था, लेकिन हम लोगों को सर ये सब नॉलेज देके फायदा नहीं है, ये तो बस रेगुलर अपडेशन है कि गवर्नमेंट कितना इनकम कर रहा है एवरी मंथ। ठीक है, ये जो लाख करोड़ का हिसाब दे रहा है ना, ये हिसाब किताब आपको वहां से मिल जाएगा। मैं आपको लाइव साइट में जाके दिखा रहा था, बट एग्जैक्टली लिंक में थोड़ा भूल रहा हूँ, मुझे याद आ जाएगा मैं तो दिखा दूंगा उसमें क्या है। ठीक है, एक साइट ही तो है। ओके, लेकिन ये जो सप्लाई अंडर जीएसटी है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्यों इतना डिटेल्स में जा रहे हैं जानते हो? क्योंकि मैंने आप लोगों को 3-4 चीज इसमें बताने के लिए दिमाग खाता हूं आप लोगों का। एक सेक्शन 7 जो एक्चुअली मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लास्ट फ्यू वीक्स में ये सप्लाई के क्लास में बताया। सेक्शन 8 आज कोशिश करूंगा अगर हो सके तो थोड़ा डिटेल्स बता देने का, बट अगर आप लोग इंट्रोडक्शन टू सप्लाई का क्लास पढ़ते हो तो वहां पर भी मैंने कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का डिस्कशन करके रखा। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, इसमें से ऑलरेडी शेड्यूल 1 का डिस्कशन हो चुका है। ऐसा ऐसा एक्टिविटीज के बारे में बोला है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मली जब सप्लाई फुलफिल होना है ना सर, तो बिना कंसिडरेशन का सप्लाई नहीं हो सकता, ये एकदम बेसिक लॉ है। कंसिडरेशन भी होना है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना है ना, और गुड्स एंड सर्विस का होना है। सर इसके बारे में मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस भी पढ़ाया था। सर क्या डेफिनेशन था कि सप्लाई हो रहा है इसका क्या प्रमाण है? तो सप्लाई होने के लिए 3 चीज होना पड़ता है। बताओ सर क्या क्या होना पड़ता है? किसी भी गुड्स का सप्लाई, किसी भी सर्विस का सप्लाई, इसको होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है? 3 कंडीशन होता है। प्लीज टेल मी, कोई तो मुझे बताइए। अरे बोलो सर, चुप ना रहो। कौन सा 3 कंडीशन है जो सप्लाई होने के लिए मैंडेटरी है? हाँ, Sir, goods and services consideration and furtherance of business. गुड्स एंड सर्विस कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर, वेरी गुड। ठीक है, मैंने सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन के बारे में आपको मैंने अभी अभी जैसे सैनोन ने बताया, वेरी गुड सैनोन, बेसिक बात है पर बार बार पूछता रहता हूँ कि पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई क्या है। कि जो भी सप्लाई होगा वो बिजनेस के कारण होना चाहिए, कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि B2C कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कस्टमर उसको फर्दर बिजनेस नहीं करता। नॉर्मल जो हम लोग जैसे घरेलू कस्टमर होता है ना, एंड यूजर जो होते हैं, उसको बाद में उसको बेचना नहीं होता है। तो जब भी आपको सप्लाई एस्टेब्लिश करना है ना, तो उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माने जिस भी प्रोडक्ट का या सर्विस मार्केट में सप्लाई हो रहा हो, वो एक्चुअली बिजनेस के लिए हो रहा। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। किस चीज का सर्विस होना चाहिए या सप्लाई होना चाहिए? गुड्स का एंड सर्विस का होना चाहिए, एंड बदले में कुछ लेना भी चाहिए। मैंने ऑब्वियसली मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकता है, या फिर समथिंग इन रिटर्न। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बताते हैं सर कि बिना कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्सिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना है, ये सब पहले भी मैंने बात कर चुका। जैसे कि यहाँ पर एक सप्लाई का पूरा लिस्ट है, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ सेल नहीं है, सेल तो एक नैरो सेंस में हो जाएगा। सेल माने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, बट आप लोग ये भी जान लो कि सप्लाई, गवर्नमेंट सप्लाई को समझने के लिए कोई प्रोडक्ट लीज करना, कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर करना, कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज करना, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस। बाटर, बाटर माने पुराने जमाने में जो लेन देन प्रथा चलता था ना, उसे बाटर कहते हैं। लाइसेंस, किसी को कोई लाइसेंस बेचना, जैसे फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं। रेंटल, किसी को कोई चीज रेंट में देना, वो भी सप्लाई हो सकता है। सेल तो है ही। डिस्पोजल मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट लेवल में डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, कंप्लीट लेवल में डिस्पोज कर देना, माने एकदम वो स्क्रैप के हिसाब से चल जाना, वो भी सप्लाई हो सकता है। तो सप्लाई नाम जो है ना, ये बहुत बड़ा है, इतना छोटा मोटा चीज नहीं है। अब ये ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सप्लाई को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है।
और उसके बेसिस में आपके ऊपर माने बेसिकली जो लोग भी सप्लाई करता है, सप्लाई क्या करता है, वही प्रोडक्ट या सर्विस, उसमें 3 कंडीशन वो देखता है और जैसे ही देखा कि सप्लाई है अब उसमें जीएसटी लगाएगा। और जीएसटी क्यों लगाएगा सर? सिंपल सी बात है, आप लोग मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करते हो, अगर 1000 टका का प्रोडक्ट होता है तो आप देखना कि गवर्नमेंट आपके ऊपर जीएसटी चार्ज करता है, वो भी 2 तरह का जीएसटी या कभी कभी 1 तरह का जीएसटी। 2 तरह का जीएसटी क्या होता है बोलो सर? 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है? अगर किसी प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है तो देखना आप जब घर पे बिल लाते हो ना, ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करते हो या फिर कोई शॉपिंग मॉल में जाके कुछ परचेस करते हो, आप जीएसटी लेके आते हो ना, हेलो जीएसटी देके आते हो कि नहीं? तो 1000 टका का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी लगा देता है, 9% एसजीएसटी लगा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 9% कलेक्ट करता है, माने 1000 का 9% जितना होगा, स्टेट गवर्नमेंट 9% कलेक्ट करता है। कभी कभी देखना जब आप बाहरी स्टेट से कोई प्रोडक्ट लाओगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह से अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और अगर वो लोकल स्टेट से नहीं आ रहा है, मैंने नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल जो अभी हम लोगों का होम स्टेट है, हो सकता है कि बैंगलोर से आ रहा है, हो सकता है कि तमिलनाडु से आ रहा है, तो आप देखना उसमें आपको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, उल्टा एक सिंगल टैक्स लगाता है। क्या लगा देगा? आईजीएसटी। क्या लगा देगा सर? आईजीएसटी 18% बोल के। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं सर कि सप्लाई एस्टेब्लिश हो जाए तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी चार्ज करने का मौका मिल जाता है। अगर सप्लाई एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जीएसटी चार्ज करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सर चार्ज ऑफ जीएसटी, मजा आएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले जिसका भी सप्लाई अंडर जीएसटी बाकी है वो एक बार जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत सारा मैटर इसके अंदर छुपा हुआ है जिसके बारे में डिटेल्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखो सर जीएसटी इजी है पर थोड़ा डिटेल्स है। तो शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, माने अभी आपको मैंने जो बोला कि सप्लाई कंप्लीट होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए प्रोडक्ट का या सर्विस का, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए एंड समथिंग इन रिटर्न माने कंसिडरेशन होना चाहिए। बट शेड्यूल 1 उस मैटर के बारे में बात करके रखा है जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है कि ऐसा भी कुछ ट्रांजैक्शंस होता है सर जिसमें बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई माना गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अभी मेरे को 2 चीजों में बात करना बाकी है, एक शेड्यूल 2 और एक शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 क्या है सर? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में आज बात करने जा रहा हूं जिसमें आपको ये नॉलेज मिलेगा जो शेड्यूल 2 भी है जीएसटी एक्ट में, जीएसटी एक्ट के अंदर, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने एकदम आम तौर पे वो सप्लाई ऑफ गुड्स का या सर्विस का एकदम डायरेक्ट एग्जांपल मिलेगा आपको। और फिर मैं आपको शेड्यूल 3 के बारे में भी बात करूंगा। शेड्यूल 3 में एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service, इसका भी थोड़ा डिटेल चर्चा होना चाहिए। मैंने एक्चुअली शेड्यूल 3 जो है ना ये थोड़ा हटके बात करता है सर, देखने में लगता है सुनने में लगता है कि भाई सप्लाई है, पर शेड्यूल 3 ऐसे लिस्ट के ऊपर बात किया जो ना कि सप्लाई है गुड्स का और ना ही सप्लाई है सर्विस का। सर ये तो अनोखा बात हो गया। हाँ सर, देखने में लगेगा सुनने में लगेगा फील भी होगा, पर फिर भी हम उसे शेड्यूल 3 में बात करेंगे, एक तरह का नेगेटिव लिस्ट भी बोल सकते हो। सर क्या है, आगे आगे बात को बढ़ाते हैं सर। एक काम करो, पहले शेड्यूल 2 में थोड़ा गोताखोर लगा देते हैं। सर एक चीज ना भूले, शेड्यूल 1 हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स मैंने सिर्फ शेड्यूल 1 में दिया और सेक्शन 7 पे दिया। यस, कोई कुछ कहना चाह रहे हो बोलो सर। किसी का अनम्यूट हो रहा है, बोलो। एनी क्वेश्चन सर? मे बी प्रिया के একটু খানি অসুবিধা ফিল হবে, সমন্বিতাকে মে বি হতে পারে যদি না করেছে, ইনকি ক্লাসে নেই, ইনকিরও একটু হতে পারে।
बाकी सबको होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी लोग रेगुलर क्लास किया है, मुझे जितना पता है। सो जो लोग क्लास रेगुलरली किए हैं वो रिवाइज करो सर, नहीं तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग क्लास रेगुलर नहीं किए हो या फिर कुछ क्लास मिस हो गया है सर, तो प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लो और सप्लाई रिलेटेड सारा क्लास A to Z छान मार लो सर, मेहनत कर लो। और जो भी डाउट होगा जैसे पूछना है आके पूछ लो सर, ठीक है। परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। और मेहनत हमेशा क्या होता है सर, मेहनत करने से ऑलवेज गुड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मेहनत से ना डरे। ये सब लिस्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन रिवाइज करना बंद ना करे सर, क्योंकि जीएसटी ना डिटेल्स है ना, भूल जाते हैं लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन इजी होता है सर, बट नॉलेज डिटेल्स चाहिए, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आज का डिस्कशन फ्रेश टॉपिक एकदम। सर इतना देर से क्या हो रहा था सर, इतना देर से मजाक कर रहा था मैं? कुछ नहीं सर, इतना देर से मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर रहा था सर, कनेक्ट करने में आधा घंटा लगा दिया आपने। अच्छा, सॉरी सर, चलो। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A classifies certain activities or transactions constituting supply either as supply of goods or supply of service. Schedule 2 to the CGST Act contains the list of activities or transactions which have been classified either as supply of goods or supply of service. सर सेक्शन याद रखें 7 सबसेक्शन 1A, जिसे शेड्यूल 2 के साथ रीड करने के लिए बोल रहा है। अभी मैं आपको बोला ना, शेड्यूल 2 उस शेड्यूल है, शेड्यूल 2 वो वाला शेड्यूल है जहां पर दोज एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात किया गया है, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन है उसमें परफेक्टली फिट करता है। और ये सेक्शन 7 को भी कनेक्ट कर लेता है। सर कौन सा सेक्शन आता है, ये सब सेक्शन कहां से आ गया सर? सब जीएसटी एक्ट के अंदर है। क्या हमें याद करना पड़ेगा? यस, सेक्शन याद करना पड़ेगा। कैसे याद करें? कुछ नहीं, जीएसटी को प्यार करें। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या क्लासिफाई करता है? सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ये क्लासिफाई करता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग सप्लाई आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2 टू द सीजीएसटी एक्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो कि क्लासिफाई करता है गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई हो रहा है। अगर आपको इस बात को समझना है तो आप थोड़ा मेरे साथ साथ कुछ केस लॉ पढ़े, ठीक है। कुछ केस लॉ एंड कुछ एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस को रीड करें मेरे साथ साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, ठीक है। सर बहुत कुछ कहना चाहता है, क्या हमें हर कहने का मतलब जो भी कहता है सब समझना पड़ेगा? सर जितना भी जानो कम है, जितना भी जान लो कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको मैं काफी सारा चीज दिखा देता हूँ ना, बेसिकली एग्जाम्पल के कारण है। तो एग्जाम्पल जितना जानोगे आपका ही अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक बात कर रहा था कि सर जीएसटी आने से पहले हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था वो काफी लंबा चौड़ा था। ये भी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में मैंने बता के रखा। बट सबसे पॉपुलर जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसे वैट सिस्टम कहते थे सर। वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, पॉपुलर में से ही सब था। अगर किसी को याद होगा, मे भी आप लोग छोटे हो अभी, उतना शायद ना भी पता हो सकता है, पर अगर कोई भी आप लोगों में से कोई भी 2017 1 जुलाई से पहले कभी रेस्टोरेंट में गए ना, 2017 1 जुलाई से पहले, बिफोर, हाँ, अगर किसी ने भी, याद तो होगा नहीं मे बी आप लोगों को, बट अगर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ना भी हो सकता है। तो रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ बिल मिलता था। सर खाना खाएंगे तो बिल तो देगा। अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके 2000 टका का खाना खाया तो उसके साथ ना वैट ऐड होता था और सर्विस टैक्स ऐड होता था। अगर वैट का रेट होता था 12% तो सर्विस टैक्स होता था 14%। अगर वैट होता था 18% तो सर्विस टैक्स 14% नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट था सर्विस टैक्स का।
लेकिन वैट अलग है, सर्विस टैक्स अलग है, और रेस्टोरेंट में दोनों मिलता है, क्योंकि फूड के एंगल से देखो तो गुड्स भी है और रेस्टोरेंट है तो सर्विस भी मिलता है। वही बात यहाँ कर रहा है सर। अंडर अर्लियर टैक्स सिस्टम द रेस्टोरेंट यूज्ड टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। सर ये बात कब होता था? 2017 से पहले। सर हमें इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो? अरे ना रे बाबा, इतिहास नहीं है ये जानकारी है कि पहले क्या होता था और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। और मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बोलता है। ये सभी जो एग्जाम्पल्स वगैरह है सब जीएसटी डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, उसी को उठा उठा के पढ़ाया जाता है। अंडर अर्लियर टैक्स सिस्टम, एक सेकेंड सर, तो अंडर अर्लियर टैक्स सिस्टम जब वैट सीएसटी चलता था या वैट सर्विस टैक्स चलता था, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, आपको वैट भी लग जाता था फूड सर्विस के ऊपर, माने जो फूड आपको मिला है। This is so because both sale of goods and provision of service were involved and therefore taxable event both the statutes. Statute माने law, माने फूड सर्व हुआ आपको इसलिए वैट, सर्विस मिला आपको रेस्टोरेंट की तरफ से इसलिए सर्विस टैक्स। तो वैट लॉ भी और सर्विस टैक्स भी सामने आ जाता था, दोनों ही ट्रिगर करता था। ऐसा ही हम लोग देते थे सर। आप लोग अगर घर के किसी बड़े को पूछो ना, वो भी आपको बताएगा कि अगर 2017 से पहले रेस्टोरेंट में खाना खाया, वैट भी दिया, सर्विस टैक्स भी दिया। लेकिन आजकल नहीं देते सर, आजकल जीएसटी देते हैं सर। अंडर जीएसटी सप्लाई बाय रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज कॉम्पोजिट सप्लाई। सर कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया सप्लाई की क्लास स्टार्ट करने के टाइम पे दिया था, मैं कुछ देर बाद फिर से दूंगा, मैंने इसी टॉपिक के अंदर आगे आगे है। कॉम्पोजिट माने बेसिकली जब दो तीन चीज एक साथ दिया जाता है उससे कॉम्पोजिट बोलते हैं। जैसे यहां पर खाने के साथ साथ सर्विस, एक बुटीक रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ खाने का दाम लेता है कि सर्विस का भी दाम लेता है? प्लीज मुझे थोड़ा बताओ सर। एक बुटीक रेस्टोरेंट में आपके साथ आपको जब दाम चार्ज करते हैं, खाने का भी दाम लेता है या फिर खाने के साथ साथ मतलब जो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका भी दाम लगता है? क्या बोलते हो, बोलो। हेलो, चलो सर मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। देखो थोड़ा इमेज देखो, और खाना खाने के बारे में सोच रहे हो तो सोच सकते हो। देखो सर कैसे डेकोरेशन करता है ना। ये क्या है सर, मुझे तो डोसा टाइप का लग रहा है, पता नहीं सर, पर जो भी हो कुछ तो है जो डेकोरेट करके दे रहा है। मेरे को इतना फूड का नॉलेज नहीं है, बट कुछ चीजें जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, एक होता है एनवायरनमेंट वाइब्स, है ना, तो आपको उसी का भी दाम लेते हैं, लेते कि नहीं लेते रे? रेस्टोरेंट वाले क्या सिर्फ खाने का दाम लेता है? हाँ या ना बताओ सर। ये क्या है, मोजीतो? हाँ सर भारजीन मोजीतो ऐसा कुछ बोलते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो भी चीजें हैं ये नॉर्मल खाने जाओगे तो कितना दाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से हार्डली 30-40 रुपीज, लेकिन एक रेस्टोरेंट में इसी का बिल आ जाता है 150 टका कम से कम। हेलो, हाँ या ना? नॉर्मली ये जो जूस है ये यस कितने का होना चाहिए? नॉर्मली 30-40 रुपीज होना चाहिए। लेकिन अगर एक रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो वो आपको जो सर्विस दे रहा है ना उसका भी दाम ले लेता है, लेकिन सर्विस को सर्विस टैक्स के नाम से लेता है। पहले तो वैट एंड सर्विस टैक्स अलग अलग करता था, बट आजकल ना ये कॉम्पोजिट काउंट करते हैं कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाओ और साथ में रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट का भी दाम देके जाओ। ठीक है, और ये जो व्यू है ये व्यू का भी दाम देना पड़ता है। समझ रहे हो सर? किसी रेस्टोरेंट के छत पे बैठ के खाना खाओगे तो ये व्यू का भी दाम देना पड़ता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्यू घर पे नहीं मिलता है ना। अगर किसी ने मानो ग्राउंड फ्लोर में ही रहना है किसी को, वो उसको ये स्काई लाइन का नजारा नहीं मिलता है। तो ये नजारा मिलने के लिए
किसी रेस्टोरेंट के छत में जाके खाना खाते हैं, वाइब्स आता है। टैक्स भी दे देना सर, वाइब्स लेना है तो टैक्स भी दे देना। समझ गए होंगे इसको कॉम्पोजिट क्यों बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं सर, थोड़ा घूम लिए। अच्छा, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, टैक्स पढ़ा दो सर, घुमाना नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं घुमाते सर, चलो। GST, the supply by a restaurant is treated as composite supply since food and service is naturally bundled in ordinary course of business. Further, entry 6 subsection B of schedule 2 specifically provides that such composite supply shall be treated as supply of service. जब कोई पर्टिकुलर सर्विस कॉम्पोजिट तरह का हो, जैसे कि रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको फूड भी मिलता है, सर्विस भी मिलता है। बट सेक्शन 6 सबसेक्शन बी शेड्यूल 2 कहता है कि हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और जो पूरा वैल्यूएशन करेगा ना आपका, वैल्यूएशन माने चार्ज करेगा ना आपको, जैसे मानो आप रेस्टोरेंट में गए, ये जो रेस्टोरेंट का इमेज आपको दिखा रहा था, एक रेस्टोरेंट का इमेज यहाँ पर था ना, अरे कहाँ चला गया, कितना खर्चा करेंगे, 5,000 टका खर्चा हो जाएगा। पता नहीं सर, मेरे को इतना रेस्टोरेंट का नॉलेज नहीं है, पर फिर भी मानो 2 सीटिंग के लिए जा रहे हो, 2 जन, है ना, 5,000 टका खर्चा करके आ जाना। तो मेरे हिसाब से तो 5,000 टका में मैं ढाबा में खाना खाऊंगा, 10 दिन खा लूंगा सर। सर इतना फायदे का कौन सोचता है, कंजूस लोग। अच्छा ठीक है, मैं कंजूस हूँ, कोई बात नहीं सर, मुझे कंजूस होने में कोई दिक्कत नहीं है सर, जो बोलना है बोल दो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ठीक रखना सर। तो 6B ऑफ शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट जब भी इस तरह का कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, इस कॉम्पोजिट सप्लाई में गुड्स भी है, सर्विस भी है, बट हम इसे सर्विस मानेंगे। और एंटर वैल्यू ऑफ इनवॉइस, अगर 5,000 टका का बिल बन रहा है आपका, उसे वैल्यू ऑफ सर्विस के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और ऐसे सर्विस पे जितना जीएसटी रेट होता है वो रेट लग जाएगा। अगर 5,000 टका में 28% जीएसटी है, तो 5,000 के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। एक तो 5,000 का खाओ, ऊपर से 28% का रेस्टोरेंट का चार्ज भी दे दो, सरकार के घर में जमा पड़ेगा सर। ये जो 5,000 का 28% है ना, 28%, दिस इज नॉट योर, मतलब ये दुकानदार का नहीं है, दुकानदार का 5,000 टका है, 28% गवर्नमेंट लेगा, सेंट्रल एंड स्टेट। हेलो, बात समझ में आ रहा है, बताओ सर। यस सर। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, आज मैं जिस टॉपिक को लेके पढ़ा हूं, मैंने जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, ये शेड्यूल 2 है, और शेड्यूल 2 एक्चुअल सर्विस एंड गुड्स सप्लाई के बारे में बात करता है। शेड्यूल 1 बिना कंसिडरेशन वाला सप्लाई के बारे में बात करता है, और शेड्यूल 3 नेगेटिव में बात करता है, मैंने जो कि ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, जो तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। बट अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स दोनों हो सकता है, लेकिन केस टू केस मैटर करेगा कि उसे सप्लाई ऑफ सर्विस में ट्रीट करे कि सप्लाई ऑफ गुड्स में ट्रीट करे। अब मैं आपको कुछ लिस्ट सुनाने जा रहा हूं सर। द मैटर लिस्टेड आउट इन शेड्यूल 2 आर प्राइमरीली दोज व्हिच हैव बीन एंटैंगल्ड इन लिटिगेशन इन द अर्लियर रेजिम। मैंने एक्चुअली अभी मैं आपको कुछ लिस्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, जिस लिस्ट के अंदर पहले के टाइम पे माने इतिहास का बात है सर, हाँ, वैट जब होता था, जब सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, वैट के साथ सीएसटी चलता था, माने जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता था, माने बेसिकली इंटर स्टेट, जो आज के डेट में जिसको आईजीएसटी चार्ज करते हैं। जिनको इंट्रोडक्शन तो जीएसटी नहीं हुआ है वो प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन कर ले, आपको ये सब बात समझ में और अच्छे से आ जाएगा सर। जब स्टेट बदलता था तब सीएसटी लगता था, माने अगर मानो उत्तर प्रदेश से कोई प्रोडक्ट अगर वेस्ट बंगाल आना है तो स्टेट बदल के आ रहा है ना, आज के डेट में इसमें आईजीएसटी चार्ज होता है, पुराने जमाने में उसमें सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। पहले के जमाने में जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता था, मानो वेस्ट बंगाल के अंदर जो दो कोई भी जगह ले लो, मानो एक जगह है मायापुर
और एक जगह है खड़गपुर। तो मायापुर से खड़गपुर, मायापुर इज इन नोदिया डिस्ट्रिक्ट, खड़गपुर इज इन दी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन दोनों डिस्ट्रिक्ट ही वेस्ट बंगाल में है। तो जब सेम स्टेट के अंदर है तो उसमें पहले के जमाने में वैट लगता था, ठीक है, और अगर कोई सर्विस इंक्लूड होता था तो सर्विस टैक्स भी लग जाता था। लेकिन सर पुराने जमाने में कुछ मैटर ऐसा भी था जिसमें लिटिगेशन था, माने केस चल रहा था, क्योंकि देयर मे बी सम कॉम्प्लेक्स नेचर एंड ससेप्टिबिलिटी टू डबल टैक्सेशन। मैंने चिंता होता था कि कॉम्प्लेक्स नेचर है तो क्या डबल टैक्सेशन लग जाएगा, ये थोड़ा चिंता था। मैं आपको कुछ लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब प्रॉब्लम करंट जीएसटी के अंदर ठीक करने का कोशिश किया गया। सर करना क्या है, कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करना है। हाँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस रखा जाएगा, उसका टाइप बताया जाएगा और आपको नेचर ऑफ सप्लाई ढूंढना है। ये किस तरह का सप्लाई है, गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है। जैसे कि एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। जैसे कि एग्जांपल दिया है, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर। रेडीमेड गारमेंट के बारे में सबको नॉलेज है, मैं इसमें अब नहीं बताऊंगा। शिवाजी कोई भी एक इंसान के नाम से बता जा रहा है, अब आप शिवाजी नेताजी जो समझना है समझ लो। शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर, ये टाइप ऑफ ट्रांसफर है जिसमें गुड्स का टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, ये ट्रांसफर हो रहा है। तो शिवाजी जब किसी को गारमेंट बेच रहा है कस्टमर को, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सर ये तो कोई भी बोल देगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। चलो ठीक है, आगे देखो सर, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। एक है टाइटल और एक है राइट। राइट माने अधिकार, टाइटल माने ओनरशिप। पोजीशन सर, हाँ बोलो सर। पोजीशन, पोजीशन, हाँ राइट माने पोजीशन भी बोल सकता है, ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, कि किसी प्रोडक्ट में जब आपको पोजीशन मिलता है या राइट मिलता है, चाहे वो कोई गुड्स हो, ठीक है, तो एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। माने आप किसी को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो पर एक्चुअली आप ओनरशिप नहीं दे रहे हो, सिर्फ यूज करने का राइट दे रहे हो। बात को समझे, अगर यूज करने का राइट देते हो पर ओनरशिप नहीं देते हो तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। बट अगर आप ओनरशिप भी दे देते हो तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। जैसे राइट का कैसे आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केट में ऐसा भी सिस्टम चलता है। देखो सर, ये जो जीएसटी है ना, ये बड़ा डे टू डे लाइफ का बात करता है। अच्छा एक कोई मशीन, ठीक है, एक एक मशीन लेते हैं, बट खरीदना नहीं है, रेंट पे लेना है, चलेगा? खरीदेंगे नहीं सर, रेंट पे लेंगे। जैसे कोई पिज्जा, एक एग्जांपल ले रहा हूं सर, इसीलिए दिमाग में जो भी आ रहा है वही दिखा रहा हूं। पिज्जा वेंडिंग मशीन क्या दाम बता रहा है? 2.5 लाख से 4.5 लाख। मानो आप में से किसी को पिज्जा पिज्जा का दुकान खोलना है, खोल सकते हो सर, अच्छा मार्केट है, मैं बोलता रहता हूँ हमेशा। कुछ इस तरह का देखने में होगा, बता रहा है, ठीक है। इंडिया मार्ट में आप कोटेशन भी लिख सकते हो। कितना दाम बता रहे हैं सर? ऑटोमेटिक पिज्जा वेंडिंग एंड बेकिंग मशीन 8.5 लाख पर पीस। अच्छा दाम है, बहुत महंगा बता रहा है। हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपको एक चीज पूछूंगा कि सर मानो आपको पिज्जा वेंडिंग मशीन लगाना है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, लोगों को पिज्जा वेंडिंग करके
बेच के खाओगे, माने आप अपना पेट चलाओगे, दूसरा लोग पिज्जा खाएगा। आप पिज्जा बेच के खाना खाओगे, फूड खाओगे, रोटी चावल खाओगे। सर कहना क्या चाहते हो? सर मानो आपके पास पैसा नहीं है 8.5 लाख या 4.5 लाख, वट एवर बी दी प्राइस, यू डोंट हैव द टोटल प्राइस टू बाई दिस मशीन, यू डोंट हैव, क्या करोगे? रेंट पे ले सकते हो या लीज रेंटल बोल के कॉन्सेप्ट होते हैं, लीज पे भी ले सकते हो। माने बहुत लोग होते हैं सर बड़े बड़े मशीन लीज पे देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, मानो 3 साल के लिए रेंटल ले लो सर, लाइसेंस मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट 3 साल के लिए आप यूज करोगे। लेकिन अगर आप खरीदने जाते तो आपको एट ए टाइम 8 लाख चाहिए था, बट आप लीज रेंटल करोगे तो ये आपको बता रहे हैं ईयरली 3 लाख देना पड़ेगा या ईयरली 2 लाख देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 लाख पर ईयर आपको देना पड़ेगा। सर एट ए टाइम 8 लाख निकालना मुश्किल होता है ना, तभी तो लोग ऐसे कॉन्सेप्ट में जाते हैं। लेकिन सर मेरे को एक चीज बताओ, क्या 2 लाख मशीन जब आपने लिया, क्या ओनरशिप आ गया आपको? अरे बोलो ना, क्या लीज रेंटल पे ओनरशिप आ गया? जैसे यहां पर बोला था, देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज ऑफ पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। लीज किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज फॉर ए पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। किसी को किसी प्रोडक्ट का ओनरशिप ट्रांसफर ना करके अगर किसी को उसका अधिकार दिया जाए तो उसे लीज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लीज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना सर, बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, सिर्फ नील को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या आउट ऑफ वर्ल्ड बता ऐसे दिया मुझे जट से? तो है। बस सिंपल सिंपल बातें हैं सर। लेकिन आप इसका ये जो आप समझ रहे हो ना, इसको फील करो, कहना क्या चाहता है। जब किसी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे तो वही चीज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को राइट ट्रांसफर करोगे, ओनरशिप नहीं, तब उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ये सब पहले के टाइम पे डिस्प्यूट हुआ करता था, बट जीएसटी आने के बाद डिस्प्यूट को हटाने का कोशिश किया जा रहा है कि गुड्स है कि सर्विस है, क्योंकि गुड्स का रेट अलग होता है, सर्विस का रेट अलग हो सकता है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों का एडजस्टमेंट अलग है। टॉपिक का नाम क्या है, पेपर का नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये बात तो समझ में आ ही रहा है कि गुड्स एक अलग चीज है, सर्विस एक अलग चीज है। और भी एग्जांपल देखो ना, जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स। आई होप आप समझ गए मेरा पिज्जा बेंडिंग मशीन वाला एग्जांपल, समझ गए आप। एट ए टाइम आपके पास 8 लाख नहीं है, तो आप लीज पे या रेंट पे मशीन ले रहे हैं, बदले में आप एनुअली 2 लाख देते जाओगे। और ये जो जो भी 2 लाख दोगे, इसमें सरकार जीएसटी खाएगा आपसे, गवर्नमेंट आपसे जीएसटी खाएगा इससे, क्योंकि सरकार तो हर चीज में खाना चाहता है सर। और सरकार को भी दोष देके फायदा नहीं है, पब्लिक का डिमांड फुलफिल कैसे होगा? कल आपके घर के सामने हॉस्पिटल नहीं होगा, आप ही चिल्लाओगे। आपके घर के सामने स्कूल नहीं होगा, आप ही चिल्लाओगे। आपके आसपास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, आप ही चिल्लाओगे। आपके घर के सामने का रास्ता खराब रहेगा, आप चिल्लाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट को काम करने के लिए पैसा चाहिए। दिक्कत यह है कि पब्लिक सरकार को पैसा नहीं देना चाहता, बट काम सारा चाहिए। सर सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट यही हार्डकोर ट्रूथ है। हम लोगों में से कितना लोग ऐसा है जो सच में सरकार के घर में टैक्स देना चाहता है? सब कोई टैक्स बचाना चाहता है या टैक्स चोरी करना चाहता है, या ना दे पाए तो अच्छा है। लेकिन जब सर्विस पाने का इच्छा हो,
गवर्नमेंट से, तब हम लोग रास्ते में निकल जाएंगे। चलছে না, चलবে ना, हाँ করতে হবে। अरे भाई कहाँ से करेगा? प्रॉब्लम यही है कि पब्लिक अपना ड्यूटी नहीं निभाता है और सरकार से उम्मीद करता रहता है, और फिर सिर्फ करप्शन का हम लोग ढेसना देते हैं। हम लोग सिर्फ करप्शन का ढेसना देते हैं। ढेसना समझते हो माने बहाना। सरकार सब करप्टेड है। हाँ ठीक है, मैं मान लिया करप्टेड है, बट हम लोग भी तो करप्टेड है। हम लोग कितना अपना काम करते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है सर। जब दूसरों पे उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगली अपने तरफ भी होता है। जब हम लोग देश से उम्मीद करते हैं कि देश हमारे लिए क्या किया, हमें भी सवाल करना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। ये मेरा मानना है। आप लोग सोचिएगा। सर जीएसटी पढ़ा रहे हो कि आजादी वाहिनी का लेक्चर दे रहे हो? सर आपको जो समझना है। पर सर देश के साथ कनेक्टेड बातें हैं ना, मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। सर क्या बात कर दिया, समझ में नहीं आया। any transfer of title in goods under an agreement which stipulate माने रूल बनाया, ठीक है, बाध्य करता है, that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो इस तरह का कॉन्सेप्ट का? ट्रांसफर ऑफ टाइटल एग्रीमेंट के थ्रू से स्टिपुलेट किया जाएगा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट। अभी नहीं करेंगे बट फ्यूचर में पास कर जाएगा जब बाकी पेमेंट हो जाएगा। एनी एग्जांपल? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन सर? सर क्वेश्चन ये है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है। आंसर तो दिख ही रहा है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट मैं आपको पूछता हूं कि ये कब होता है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो? देखते हैं सर किसके दिमाग में कितना जोर है। जोर लगाओ सर, दिमाग को थोड़ा मेहनत कराओ, जोर लगा के। किसके दिमाग से निकल रहा है? सर कार खरीदना है ईएमआई में, कौन सा कंपनी अच्छा ईएमआई में कार दे रहा है? मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस। हाँ हाँ हाँ। चलो देखते हैं। बोलो, गाड़ी लेना है किसी को? हाइपोथिकेशन सर। हाँ वेरी गुड सर। हाइपोथिकेशन, थैंक यू वायन। देखो सर मैं एक गाड़ी चूज कर रहा हूं जिसका दाम मानो 10 लाख, ठीक है। कितने साल के लिए लोन लेना है? चलो 5 साल। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो सर, 8-9%। कितना गाड़ी का ईएमआई आजकल कितना चल रहा है रे? 9-10% तो होगा, 10%। क्या कहते हो सर? अगर आपको गाड़ी लेना है 10 लाख का, ईएमआई में लेना है, तो आपका मंथली, अच्छा नॉर्मली आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा। 10 लाख का कार होता है ना, आपको एक अपफ्रंट फीस देना पड़ेगा। अपफ्रंट फीस नहीं, इसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाउन पेमेंट। अब 10 लाख में से आप एक काम करो, 2 लाख जमा करो, तो फिर लोन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। चलो इसको 8 लाख कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 लाख आप डाउन पेमेंट करते हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ईएमआई हो जाएगा, कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अब 8 लाख का लोन हो गया, 17,000 का ईएमआई है, 5 साल माने कितना मंथ? मंथ कितना होगा? 60 मंथ ईएमआई पीरियड है।
जब तक आपका लास्ट ईएमआई नहीं कंप्लीट हो जाता, ठीक है, तब तक ये गाड़ी आपका नहीं है, तब तक ये हायर परचेज में है, इंस्टॉलमेंट परचेज में है, बट गाड़ी आपका नहीं है। हेलो, बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी। जब तक लास्ट ईएमआई नहीं पे कर देते हो, गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या गाड़ी नहीं चलाने में मना नहीं करेगा आपको, गाड़ी चलने देगा आपको, आप गाड़ी चलाओगे, लोन भी भरते जाओगे, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब पढ़ो इसको। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. Clear? पर इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं। ठीक है, समझ गए सर? बोलो। यस सर। ऐसा एक भी बात मैं नहीं कर रहा हूं जो कि आउट ऑफ वर्ल्ड है। मैंने ऐसा नहीं कि कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं हो रहा है, बट फिर भी किसी किसी के मन में चल रहा है सर सब ठीक है पर फिर भी थोड़ा सा खटक रहा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ सा है। सर क्या करे, लीगल लैंग्वेज है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। लॉ है ना, जीएसटी लॉ है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है प्रैक्टिकली बताने का, बट आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा, इसी तरह से समझना भी पड़ेगा, तब ना बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। हवा में थोड़ी बन जाता है कोई। चलो आगे बढ़े। ध्रुव कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर। मैं अभी ऐसे ही एग्जांपल दे रहा था, हायर परचेज गाड़ी का एग्जांपल। ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर सप्लाइड टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये तो अकाउंटेंसी है। सेल और रिटर्न बेसिस समझते हो? अरे अकाउंटेंसी में ये टॉपिक होता है, अकाउंट्स ऑन सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसा एक टॉपिक होता है ना। हेलो, आई थिंक, हाँ ये आई थिंक फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। सीए में फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में होता है, सीएमए वाले में भी इंटरमीडिएट में पढ़ता है, मे भी, मुझे याद नहीं है, मैं काफी दिन मैम लेते हैं ना अकाउंट्स का क्लास। सर जैसे मानो किसी को ये कैमरा लेना है, अच्छा ये रिटर्न बेसिस होता है कि नहीं होता? ये कैमरा अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हो तो ये रिटर्न बेसिस में सेल होता है कि सिर्फ परचेस हो गया तो हो गया, क्या है? ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर सप्लाई टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, माने या तो बिक जाएगा या फिर रिटर्न भी आ सकता है। दुनिया का हर सेल ऐसा नहीं होता है सर, कुछ बिजनेस इस तरह का मॉडल अपनाते हैं, लेकिन उनके पास दम होना चाहिए, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस बिजनेस करना इतना आसान चीज नहीं है। आप देखो यहाँ पर, ये देखो 7 days सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट और रिपेयर। अच्छा, थोड़ा सा अलग बात कर दिया, यानी ये कैमरा लेने के बाद ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट वापस ले लेगा। नॉर्मली कैमरा, मोबाइल फोन, ये सब चीजों के केस में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। फ्लिपकार्ट डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है सर? सर्विस सेंटर के थ्रू से रिपेयर करके दे देगा या फिर रिप्लेस करके देगा, सर्विस सेंटर के थ्रू से, फ्लिपकार्ट नहीं करेगा। याद रखे बात को, मैंने अगर कोई प्रॉब्लम दिख जाए तो सीधा कंपनी के सर्विस सेंटर में लेके जाना है। सर्विस सेंटर रिप्लेस कर सकता है या रिपेयर करके दे सकता है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। सर लेकिन क्या सारा प्रोडक्ट में ऐसा होता है? नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये कैमरा की जगह आप कोई चलो बारबी डॉल के केस में देखते हैं।
ये बार्बिटॉल के बारे में देखते हैं कि क्या कहते हैं। चलो बार्बी क्या बोलते हैं इसको, बार्बिटॉल नहीं, क्या बोलते हैं, टेडी बियर। हाँ सॉरी सर, मेरा नॉलेज थोड़ा कम है ये सब मामले में। टेडी क्या बोला, 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी। मैंने इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि सर्विस सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है या फिर किसी कारण से आपको रिप्लेस करना है तो 7 दिन में रिप्लेस कर सकते हो आप। इसका मतलब ये सेल और रिटर्न बेसिस में आपको दे रहा है। तो बस सिंपल बात है, नॉर्मली ये जो रिटर्न बेसिस देना ना, इसके अंदर सर्विस भी रहता है, क्योंकि यस बोलो कुछ कहना चाहते हो, एनी क्वेश्चन सर? सर सेल करना तो गुड सेल हो जाएगा, लेकिन ये रिटर्न का जो ऑप्शंस आपको देता है ना, इसके अंदर सर्विस भी छुपा रहता है। बट फिर भी क्या कहता है, सेल और रिटर्न बेसिस में अगर कोई कुछ सेल करता है, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं। ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको क्लैरिटी के साथ बताते हैं। और भी चीजें देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है, एनी लीज, टेनेंसी, टेनेंसी माने अरे जो भाड़ा लेके रहते हैं, टेनेंसी, ठीक है। ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ईजमेंट लाइसेंस माने लैंड ऑक्यूपाई करना। सर किसी को कोई जमीन लीज पे देना, किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टेनेंट को रखना, या फिर कोई लैंड को यूज करने का लाइसेंस देना, इसे लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड कहते हैं। और ये जो है ये सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है, गुड्स नहीं। हाँ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। बस आइडेंटिफाई करना है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, मैंने घर भाड़ा देना, सिंपल बात है। लीज थोड़ा लंबा समय के लिए होता है, लेट आउट नॉर्मली अगर डोमेस्टिक है मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 11 मंथ का होता है, अगर कॉमर्शियल है तो 33 मंथ का होता है, 33 मंथ का। लीज मोर देन 5 years, 10 years, 20 years का भी लीज हो सकता है। ठीक है, बेसिकली रेंट है, बट जो लंबा समय के लिए होता है उसको लीज भी कहते हैं। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, फुल्ली और पार्टली, माने बिजनेस के लिए आप जो भी लेट आउट कर रहे हो। रेसिडेंशियल पर्पस में जो बिल्डिंग रेंट होते हैं वो इसके अंदर नहीं है। ये जो बात अभी मैं कर रहा हूं ये सब बिजनेस पर्पस में अगर किसी को कोई लेट आउट हो रहा है। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर बिजनेस के लिए देना, बात ध्यान से समझना। जैसे लोग रहने के लिए घर भाड़ा लेते हैं बट वहां पर वो बिजनेस नहीं करता, वो वाला बात इधर काउंट नहीं कर रहे हैं। যারা যারা एक्चुअली বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকে ওইটাকে বলছে না, समझो सर क्या कहना चाहता है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, होली और पार्ट, माने बिजनेस पूरा बिल्डिंग पे पूरा पूरी कर रहे हो या आधा आधा कर रहे हो, जो भी हो। अगर आप कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग भी भाड़ा दे रहे हो तो भी भाड़ा है, अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी भाड़ा दे रहे हो पर बिजनेस के लिए दे रहे हो वो भी भाड़ा है। ये शॉप लेट आउट इन ए बिजी मार्केट एरिया, सिंपल बात है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बेसिकली हमें सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। अब गुड्स होगा तो गुड्स का रेट लगेगा, सर्विस होगा तो सर्विस का रेट लगेगा। रेट के बारे में बाद में बात कर लेंगे सर, 3-4 ही तो रेट होता है, 5%, 12%, 18%, 28%, पॉपुलर रही तो रेट है, वो तो बाद में दिख जाएंगे सर, नो इशू। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ये क्या है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। जैसे एग्जांपल भी दिया है सर, दमानी डाइंग हाउस क्या करते हैं, कपड़ा डाई करते हैं। डाई करना माने कलर करना क्या, हेलो, अरे कपड़ा में रंग करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो बेसिकली एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी के गुड्स में किसी चीज का ट्रीटमेंट करना, जैसे कोई सिलाई करना या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करना। जैसे कि यहाँ पे डाइंग का बात किया, कपड़ा डाइंग करना, ठीक है, तो कपड़ा में कलर करना, लॉन्ड्री सर्विस,
लॉन्ड्री में देना, धो के देना, कुछ भी करना सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है, गुड्स नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ध्यान से समझना, किसी के गुड्स में ट्रीटमेंट या प्रोसेस, दे रहे तो गुड्स बट हो रहा है सर्विस। जब हम किसी को लॉन्ड्री में प्रोडक्ट देते हैं, माने लॉन्ड्री में कोई कपड़ा देते हैं, तो बेसिकली कपड़ा तो गुड्स है, बट गुड्स पे क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, धो के उसको साफ किया जा रहा है, ड्राई क्लीनिंग भी होता है ना। तो ड्राई क्लीनिंग भी एक तरह का सर्विस में अंदर आता है। मैंने बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है सर, गुड्स दे रहे हैं पर सर्विस, हाँ सर समझना पड़ेगा। शुभमन टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस, सर जॉब वर्क समझते हो, जॉब वर्क समझते हो? हेलो, मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना काम ऑनलाइन में भी अवेलेबल है सर क्या है ये, लेडीज टेलरिंग जॉब वर्क फ्रॉम होम, करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो सर, ये एक टेलरिंग हब है, ठीक है सर। आप लोग वो मूवी देखे हो अनुष्का शर्मा का सुई धागा मेड इन इंडिया, किसी ने देखा है मूवी? सर कहाँ कहाँ से क्या क्या मूवी उठा के लाते हो और पूछते रहते हो। मैं थोड़ा देखता हूँ, अगर कहानी में दम है तो मैं देखता हूँ। आप लोगों ने देखा? कोई नहीं देखा सुई धागा मेड इन इंडिया? सुई धागा मेड इन इंडिया, सर ये जो मूवी है, इस मूवी के अंदर भी आप इसी तरह का जॉब वर्क वाला सिस्टम देखोगे। वो अलग है कि कहानी है, बट इसमें हुआ क्या था, ये अनुष्का शर्मा और ये इसका नाम क्या है, वरुण धवन। इस मूवी में भी ना जॉब वर्क कंपनी का ही एक बिजनेस था। तो बेसिकली जॉब वर्क में क्या होता है, कंपनी मार्केट से काम लेता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हम लोग पैंटालून्स में जाते हैं, ठीक है, पैंटालून्स में जो इतना कपड़ा होते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, आपको क्या लगता है कि सारा कपड़ा पैंटालून्स ने खुद बनाया? हाँ सर, ये जो पैंटालून्स के शोरूम में हम लोग विजिट करते हैं और उसके पास जो कपड़ा होते हैं, जो उनका खुद का डिजाइन ही है, खुद का डिजाइन है। कुछ ब्रांड तो पैंटालून्स खुद ओन भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या सारा का सारा कपड़ा पैंटालून्स खुद बनाते हैं या जॉब वर्क में देते हैं? सर जॉब वर्क में देते हैं। कुछ बड़े बड़े टेलरिंग ग्रुप हैं जो पैंटालून्स का काम लेते हैं, पैंटालून्स उनको सारा मटेरियल दे देते हैं, सारा मटेरियल दे देते हैं। जैसे मानो कि ये जो स्कर्ट या टॉप है, ठीक है, या फिर सिमिलर टाइप का कोई टी शर्ट है, कोई सलवार है, ठीक है, जो भी आप देख पा रहे हो, ठीक है, एक फैशन कंपनी के पास जो भी चीजें होना चाहिए, तो वो क्या करता है सर, किसी कंपनी को जो टेलरिंग काम करते हैं उनको ना जॉब वर्क दे देते हैं विथ ऑल मटेरियल्स। उनको क्या करना होता है, जो मटेरियल्स लेते हैं उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना होता है और उसका चार्जेस लेना होता है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं सर, कहना कुछ नहीं है कि जब कंपनी किसी को, जैसे पैंटालून जब किसी को जॉब वर्क देता है, वो सिर्फ उनको मटेरियल दे देता है, गुड्स दे देता है। कंपनी क्या करता है, उसको बना के वापस कर देता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ गुड्स ट्रांसफर हुआ कि सर्विस ट्रांसफर हुआ? प्लीज टेल मी, गुड्स ट्रांसफर हुआ कि सर्विस ट्रांसफर हुआ? ये सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए कि सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए? पैंटालून से जिनको भी जॉब वर्क दिया, हाँ बोलो सर। ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस हुआ है सर, सिर्फ नहीं, क्या चीज हुआ है, मतलब सर्विस का हुआ कि गुड्स का हुआ? सर्विस का। सर्विस का, थैंक यू। प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचा,
प्रोडक्ट नहीं बेचा, अपना प्रोडक्ट दिया, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया, वापस दे दिया जाएगा, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसीलिए सुमन टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस जो कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। सब रियल लाइफ है सर। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपना जो सोचने का तरीका है उसको ना प्रैक्टिकली थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज में बताने का, बट जब हर चीज बताया जाएगा ना तो थोड़ा समय लग जाता है। बट मैं आशा करूंगा कि आई होप कि आप लोग भी अपना मेंटेलिटी को डेवलप करोगे सर। एक प्रोफेशनल से ये उम्मीद किया जाता है, माने प्रोफेशनल्स माने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक कॉस्ट अकाउंटेंट से, एक कंपनी सेक्रेटरी से ये उम्मीद होता है कि वो प्रैक्टिकली सोचे। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, goods forming part of business assets are transferred or disposed of under direction of persons carrying on the business so as no longer to form part of those assets. सर क्या बात क्या हुआ? दो चीजें हैं सर यहाँ पर। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ माने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को डिस्पोज ऑफ बोलते हैं। बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन carrying on the business so as no longer to form part of those assets. But दूसरा एग्जांपल देखो, मैं एक साथ समझाऊंगा, दोनों चीज। सेकेंड पॉइंट बता रहा है सर, गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज or are made available to any person for use for any purpose other than business by or under direction of person carrying on the business. सर दोनों पॉइंट में फर्क समझो तो जाके आपको इसका जवाब समझ में आएगा। अगर ये बात नहीं समझ पाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी रखा है सर। जब कोई पर्सन अपने बिजनेस को बंद कर देता है, ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर बोला क्या, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन हु सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, माने वो और फर्दर बिजनेस नहीं करेगा, shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. Arun, a trader, is winding up his business. Winding up माने business को close कर देना. Any goods left in stock shall be deemed to be supplied by him. अगर कोई भी गुड स्टॉक में पड़ा रहेगा तो मान लिया जाएगा कि वो गुड्स उसने सप्लाई किया है, ठीक है। एनी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। एक्सेप्शंस क्या कह रहा है सर, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person, and चलो बाकी तो दूसरा पॉइंट है रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट ये जो भी केसेस है ना, ये सब सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। और यहाँ पर जो दो केस है, एक केस में बता रहे सप्लाई ऑफ गुड्स है, दूसरा केस बता रहे सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब इस चीज को मैं फिर से एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स का। इतना समझो कि आपके पास एक बिजनेस पहले से था, ठीक है। कौन सा बिजनेस, चलो पिज्जा वेंडिंग वाला ही ले लेता हूं, जो मैंने पहले आपको एक बार बताया था। अब मानो ये पिज्जा वेंडिंग मशीन आपका है और आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, ध्यान से सुनना। तो जब आप अपना बिजनेस बंद करते हो या फिर किसी कारण से अपने ही बिजनेस का कोई एसेट आप परमानेंटली किसी को दे रहे हो, ओके सर। अब देखो पढ़ो, समझ में आ जाएगा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। या तो आप किसी को ट्रांसफर कर दे रहे हो या फिर परमानेंटली आप उस एसेट को बेच दे रहे हो। ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, माने जो एक्चुअली बिजनेस को चला रहा था। जैसे कि आप पिज्जा वेंडिंग मशीन का बिजनेस चला रहे थे,
आप परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए या डिस्पोज कर दिए, सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोस एसेट्स। और ये पिज्जा वेंडिंग मशीन आपके बिजनेस एसेट का पार्ट और नहीं है। अगर ऐसा कोई ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। सिंपल बात है। बिजनेस को बंद करने के टाइम पे या फिर ट्रांसफर करने के टाइम पे या बिजनेस का कोई हिस्सा, एसेट का कोई हिस्सा आप परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, आप कौन हो? आप ओनर हो, आपका ही बिजनेस है, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, खेल थोड़ा अलग हो जाएगा। जब गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस पुट टू प्राइवेट यूज, माने इतना दिन जो चीज आपका बिजनेस का था, अब वही चीज आप प्राइवेटली यूज कर रहे हो, और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज ऑफ एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, या फिर आप किसी और को दे रहे हो जो उसको बिजनेस के पर्पस में यूज नहीं कर रहा है। ये किसके कहने पे हो रहा है? ओनर के कहने पे हो रहा है। माने सिंपल है कि जो एसेट आपका बिजनेस का था, आप उसको पर्सनल लेवल में लेके आ गए, ठीक है, या फिर किसी और को दिए, पर उसको कोई बिजनेस पर्पस में नहीं दिया आप, वो उसको नॉर्मल यूज करता है, कोई प्राइवेट पर्पस ही मान के चलो, तो ऐसे ट्रांसफर को सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एसेट को लेके क्या कर रहे हो, आप अपने पास जो एसेट है उसको लेके क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पिज्जा वेंडिंग मशीन का एग्जांपल याद रखिएगा, समझ जाओगे। सर पहला वाला क्या एमलगमेशन हुआ है क्या? पहला वाला अमल एग्जांपल में अमलगमेशन क्यों? अमलगमेशन मतलब जो दो बिजनेस जब मीट करता है। ये यहाँ बिजनेस से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के पास जा रहा है वैसे। नहीं, ये बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, किसी और को दे रहे हो। कैसे? ठीक है, ट्रांसफर करना मैंने क्या, किसी और को दे देना, बेच ही रहे हो आप मानो, बट वो पर्टिकुलर एसेट आपके बिजनेस पे और नहीं रहेगा। सिंपल। मतलब लोग नहीं करता है, पुराना मशीन नहीं बेचता है। अरे यस सर। बस वही बात रिप्लेस तो कर कर रहे हैं। जी हाँ सर। वही, लोग पुराना मशीन बेचता है, वही वाला सप्लाई ऑफ गुड्स। बट वही पुराना मशीन पर्सनल पर्पस में यूज कर लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, या फिर किसी को प्राइवेट पर्पस में दे रहा है वो मान लिया जाएगा। बट ये वाला एग्जाम्पल को भी समझे, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट। पिज्जा वेंडिंग मशीन को ही दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन हु सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन माने जीएसटी में आप और रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि आप आगे में भी और बिजनेस नहीं करेंगे। Shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. एग्जाम्पल दिया है अरुण अ ट्रेडर, जो किसी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करता है, अपना बिजनेस को वाइंड अप कर रहा है, जो भी गुड्स उसके पास पड़ा रहेगा उसको मान लिया जाएगा कि सप्लाइड बाय हिम। ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है, और उसका जो भी जीएसटी लाइबिलिटी है वो चुकता करके जाना पड़ेगा। बट एक्सेप्शन है, अगर बंदा ने अपना बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न माने चालू बिजनेस जब किसी को ट्रांसफर करेगा तब ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रीटमेंट नहीं आएगा। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव माने जिसका बिजनेस पहले था उसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो बिजनेस को भी चलाएगा, तो उसको डीम टू बी ए टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा। माने रजिस्ट्रेशन, मानो मिस्टर ए का बिजनेस था, मिस्टर ए के अंडर पे मिस्टर सी काम करते हैं जो कि उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो तब उन्हें डीम टू बी ए टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, बाकी सिंपल है कि अगर कोई अपना बिजनेस बंद कर रहा है, जो भी गुड्स उसके पास पड़ा रहेगा मान लिया जाएगा कि ये सप्लाइड बाय दैट पर्सन, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कंप्लीटली भाग रहे हो या फिर कंप्लीट लेवल में जा रहे हो, तो आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा रहेगा तो मान लिया जाएगा कि आपका ही सप्लाई है, और गवर्नमेंट हो सकता है कि उसमें जीएसटी चार्ज करे आपसे, उससे उसका पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है चार्ज कर सकता है। इसका अलग हिसाब किताब मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे सिखाऊंगा। ठीक है।
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ ए प्रिसिंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस। माने रिलीजियस प्लेस माने मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह होता है ना, उसके आसपास में जो एरिया होता है वो रेंट देना। लोग दुकान लगाते हैं ना, मंदिर के अंदर ही कोई एरिया है जो मंदिर ट्रस्ट का ही है, बट अगर वो जगह रेंट पे दिया जा रहा है तो उसको क्या मानेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन्स। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बोला, जैसे एटीएम भाड़ा देना, या फिर पिज्जा वेंडिंग मशीन किसी जगह पे भाड़ा लगाना, मतलब रेंट पे लगाना, इस तरह का रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सभी केसेस क्या करेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया होगा, रथी बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स फॉर एग्रीड कंसिडरेशन 1.2 करोड़ पर यूनिट। फ्लैट बनाया सर, एक एक फ्लैट का दाम रखा है 1.2 करोड़ पर यूनिट। रुपीज 90 लाख पर यूनिट वर रिसीव्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाने से पहले जो इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंजीनियर होता है, सरकारी इंजीनियर, जो एक्चुअली कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, हर बिल्डिंग का होता है सर। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेशन से पहले पर यूनिट का रेट आया है सर 90 लाख, मतलब रिसीव भी कर लिया बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और बाकी पैसा बाद में देगा। द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड एडिशन, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट और रिमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। द एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट, और एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको बोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस under any law for the time being in force, and in case of non requirement for such certificate from such authority from any of the following, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ नेम दिया है, जैसे कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसने घर को आर्किटेक्ट का सर्विस दिया, विद द काउंसिल आर्किटेक्चर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972, या फिर चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर इन इंडिया, या फिर लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ रेस्पेक्टिव लोकल बॉडी ऑफ द सिटी और टाउन और विलेज, और डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी। नॉर्मली ज्यादातर यही वाला होता है, सर्वेयर या इंजीनियर, इन्हीं का लाइसेंस होता है। तो सर ये जो भी सर्विस होता है ना, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस में ट्रीट होगा, ना कि गुड्स पे। मैंने बेसिकली ये जितना भी अलग अलग आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, ये और कुछ भी नहीं सर, सोसाइटी में जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होता रहता है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई गुड्स है कि सप्लाई सर्विस है, इसीलिए आपको इतना सारा बात पढ़ाया जा रहा है। टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट। पेटेंट माने कोई आविष्कार जब किसी को ट्रांसफर किया जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस में आता है, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है। सुविधा सोल्यूशन डेवलपर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ए बिजनेस फर्म, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर किसी को देना होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगा। ठीक है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशंस टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एक्ट और सिचुएशन टू डू एन एक्ट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशंस टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, जैसे केबल ऑपरेटर सखाराम, सखाराम किसी का नाम है, हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर। केबल ऑपरेटर का नाम क्या है, आत्माराम, that Sakharam will not provide cable connection in the specified area where Atmaram is providing the connections। समझो सर बात को, जहां आत्माराम का केबल ऑपरेशन चलेगा वहां साखाराम नहीं दे सकता है। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब किसी एरिया में मानो नील केबल ऑपरेटर है और किसी एरिया में मानो सेम एरिया में आयन भी केबल ऑपरेशन देना चाहता है, लेकिन इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि भाई जहां मैं दूंगा तुम मत देना, जहां तुम दूंगे वहां मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बिजनेस दोनों को करना है। कोई बात कर रहा है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कोई काम को ना करने के लिए एग्रीमेंट करना या फिर टॉलरेट करने के लिए।
नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, माने कोई किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करेगा, इसका एक एग्रीमेंट है, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। कुछ समझे? मेरे दुकान के सामने तुम दुकान मत लगाना और बदले में ये अमाउंट रख लेना, गवर्नमेंट इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेगा और जरूरत पड़ने से जीएसटी चार्ज करेगा। बात समझ में आया सर आप लोगों को? प्लीज मुझे बताओ थोड़ा। ये सब कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, ये आम आदमी ऐसे ट्रांजैक्शन नॉर्मली नहीं सुना होगा। हेलो, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? है सर। Yes, sir. थोड़ा हटके है पर अच्छा है सर, टेढ़ा है पर मेरा है सर, कुड़कुड़े थोड़ी है। अरे भाई कुड़कुड़े हो या लेज क्या फर्क पड़ता है? अच्छा देखो, लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई काम टाइम पे नहीं करता है तो उनसे लेट डिलीवरी लेना, ठीक है। नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लिविंग ए जॉब, ठीक है। माने टाइम पे काम खत्म करने से पहले अगर कोई जॉब छोड़ के जाता है तो उसका नोटिस भी अगर नहीं मिलता है टाइम पे तो उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज करना, ये सभी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर काउंट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स और एनी फॉर एनी पर्पस वेदर आर नॉट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश डिफॉल्टमेंट पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। जैसे मशीनरी किसी को भाड़े पे देना, मशीनरी भाड़े पे देना, जनरेटर वगैरह भाड़े पे नहीं दिया जाता, या फिर ज्वेलरी भी आजकल भाड़े पे दिया जाता है। ये सभी चीजें सर्विस पे आ जाएगा सर। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जैसे कि कॉम्पोजिट सप्लाई में वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट माने जब किसी को घर का कोई काम दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग माने क्या, सिर्फ पिलर लगाना और ढलाई लगाना, घर का ढलाई देना, ढलाई समझते हो? अरे जब छत बनता है और पिलर बनाना, बस यही काम है क्या? घर के अंदर मार्बल लगाना, टाइल्स फ्लोरिंग करना, जो भी करना है, बाथरूम बनाना, बाथरूम का फिटिंग्स लगाना, हाँ, खिड़की रेडी करना, विंडोज डोर्स सब आता है। तो एक बिल्डिंग बनाना माने बेसिकली एक कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in goods whether as goods or in some other form is involved in the execution of such contract। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, जो प्रोमोटर लोग करते हैं या रियल एस्टेट लोग करते हैं, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। सप्लाई बाय way or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink, दारू को छोड़ के, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है ना, वो बेसिकली सप्लाई पे ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता के रखा था, जीएसटी इंट्रो में। अल्कोहल में जीएसटी नहीं है सर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का अलग से जीएसटी वैट लगता है पुराना सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि सरकार को एक्स्ट्रा इनकम होता है, तो जो सप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लगा सकता आज के डेट में, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर एक्सेप्शनल पॉइंट में आता है। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा आपके साथ। ये अल्कोहलिक लिकर किसके अंदर आता है जानते हो? शेड्यूल 3 के अंदर आता है। जैसे कि इसके बाद मैं एक लिस्ट आपको पढ़ाऊंगा, नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी, माने सप्लाई करोगे पर सप्लाई नहीं है, जैसे कि अल्कोहल, और भी चीजें हैं पर अल्कोहल पे ज्यादा बात होगा। ग्रांट ऑफ लिकर फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, तो अल्कोहलिक लिकर पे बात करूंगा मैं। ये सब सप्लाई पे नहीं आता। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फिर इस पे स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से टैक्स लगाते हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं है, जो जीएसटी के अंदर नहीं। समझ रहे हो सर?
इसे बोलते हैं नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी, या फिर आप ऐसे बोलो शेड्यूल 3 के अंदर आता ही है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3। इसे पढ़ना है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में, रीड विथ शेड्यूल 3। ठीक है, तो मैं आपको इतना देर से क्या पढ़ाया सर? शेड्यूल 3 नहीं पढ़ा रहा था मैं कौन सा शेड्यूल पढ़ा रहा था? शेड्यूल 2, जिसको किस किस कौन से सेक्शन के साथ पढ़े? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। भूल ना जाना मेरे दोस्त को, कौन है? 7 सबसेक्शन 1A को। ठीक है, इसमें क्या चीज बोला है? इसमें वो एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस के बारे में बोला है जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दिया जो कि पुराने समय में मैंने भैट के समय पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा करंट लॉ के अंदर तो स्पेसिफाई किया कि भाई बताओ कि सर्विस है कि गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि गुड्स है। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। जैसे कि आप लोग सभी कोई आजकल सब सिटी ड्वेलर्स ज्यादा है, मैंने सिटी वाले लोग हो ना आप लोग, गांव के लोगों को पता नहीं होगा ये सब चीजें। जैसे मैं ठहरा गांव वाला, सर गैया भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जो लोग एकदम सिटी में रहते हैं उनको ना एक कॉन्सेप्ट के साथ बड़ा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन? सोसाइटी। सर सोसाइटी क्या होता है? सर मैं तो सोसाइटी का मतलब समझता था समाज, जिस समाज में हम रहते हैं। यहाँ पर भी बात वही है, बट सिटी में सोसाइटी का मतलब होता है वो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स रे बाबा, जहां पर एक साथ बहुत सारा अलग अलग फ्लैट या बिल्डिंग होते हैं। मैंने बेसिकली एक सिटी के अंदर एक दूसरा सिटी, जिसके अंदर एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर एट ए कंसेशनल प्राइस। जैसे मानो कोई सोसाइटी बना है जहां पर काफी सारे लोग रहते हैं, तो वो सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम लोग सभी घर में एसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी कम दाम में। कर सकता है क्योंकि वो बल्क में लेंगे ना। अगर एक सोसाइटी में अगर मानो 100 फ्लैट है, सभी के घर में अगर एसी लगेगा, और अगर सोसाइटी ने डिसाइड किया कि कंपनी से लॉट में लेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि अगर कंपनी का एट ए टाइम 100 एसी सेल होगा, तो जो एसी मार्केट में 20,000 में बिकता है, वही एसी कंपनी क्या करेगा? 18,000 में दे देगा, या 15,000 में भी दे सकता है, 17,000 में भी दे सकता है। तो चलो वो बात अलग है, डिस्काउंट का बात अलग है, बट कॉन्सेप्ट इज दैट कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जो अपने मेंबर को किसी भी तरह का गुड सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एसी सप्लाई कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ऐसे तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने सोसाइटी के लोगों को सर्विस देते हैं, बट अगर वो कोई गुड्स देता है तो वो गुड्स है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये एसोसिएशन गुड्स बेचने के लिए नहीं था, बट बेच सकता है। मतलब कब क्या कर रहा है इसके ऊपर बहुत सारा चीजें डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था टेनेंसी राइट के बारे में। जैसे सीबीआईसी माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, माने जो हमारा जो इंडायरेक्ट टैक्स बोर्ड है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको सीबीआईसी बोलते हैं सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज क्लैरिफाइड taxability of tenancy right under GST. Pagadi system, that is transfer of tenancy right against tenancy premium. कुछ स्टेट में अभी भी ये सिस्टम है, पगाड़ी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम। इन पगाड़ी सिस्टम द टेनेंट एक्वर्ड्स टेनेंसी राइट, मैंने जो भाड़ा रहते हैं घर पे उसके पास टेनेंसी राइट होते हैं इन द प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, जिसको पगाड़ी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। द लैंडलॉर्ड माने जिसका घर है, जिसका जगह है, मे बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो लैंडलॉर्ड है वो प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है,
बट द पोजीशन ऑफ द सेम, बट उसका अधिकार या पोजीशन टेनेंट के पास होते हैं। द टेनेंट पेज पीरियडिक रेंट टू द लैंडलॉर्ड। जब तक वो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करेगा, वो टेनेंट को अपने लैंडलॉर्ड को एक टेनेंसी प्रीमियम देता रहेगा, जिसको रेंट बोलते हैं। द टेनेंट ऑल्सो यूजुअली हैज द ऑप्शन टू सेल द टेनेंसी राइट। मजा का बात यह है कि वो अपना टेनेंसी राइट बेच सकता है। माने आज मैं भाड़े पे हूं, मैं चाहूं तो किसी और को ये भाड़ा भी बेच सकता हूं। माने राइट में आज मेरे पास टेनेंसी का अधिकार है, कल मैं किसी और को दे दूंगा ऑफ दिस सेड प्रॉपर्टी, एंड इन सच अ केस हैज टू शेयर ए परसेंटेज ऑफ द प्रोसीड विद ओनर ऑफ द लैंड। और जब वो ये इस चीज को बेचेगा, टेनेंसी राइट को बेचेगा, तो लैंड ओनर को वो कुछ परसेंटेज देगा एज लेट डाउन इन देयर टेनेंसी एग्रीमेंट, और ये टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। Alternatively, the landlord pays to tenant the prevailing tenancy premium to get the property vacated. या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट को टेनेंसी प्रीमियम पे कर देगा और बोलेगा कि भाई तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो गया, तुम प्रॉपर्टी वैकेट करो। ये सब सिचुएशंस जैसे कि महाराष्ट्र में है। द सच प्रॉपर्टीज इन महाराष्ट्र आर गवर्न्ड बाय महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। इसको बोलते हैं टेनेंसी राइट। मैं समझा देता हूं 2 सेकंड। जैसे मानो कि आप महाराष्ट्र में हो और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। ऐसे कोलकाता में भी इस तरह का सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, पुराना जगह में चलता है। जैसे नॉर्थ कोलकाता में मुझे पता है ऐसा सिस्टम है, प्रॉपर्टी इन नॉर्थ कोलकाता, ठीक है, नॉर्थ कोलकाता। जैसे कि बड़ा बाजार, जोड़ा बागान, ये सब एरिया, आहिरी टोला, ये सब एरिया में ना अभी भी ये सब सिस्टम है, पुराना एरिया है सर। एग्जाम्पल ले रहा हूं सर, जैसे मानो ये प्रॉपर्टी का कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो भी है आप समझो। जो इसका लैंडलॉर्ड है वो किसी और को यहाँ पर रेंट पे रखा है। जो भी रेंट पे रहा है ना, वो लैंडलॉर्ड को टेनेंसी प्रीमियम दिया है, साथ में रेंट भी देते हैं मंथली। और ये मंथली रेंट और टेनेंसी प्रीमियम देने के कारण जो भी इस घर को रेंट पे रख लिया है सर भाड़े पे, उसके पास टेनेंसी राइट आता है, और ये टेनेंसी राइट वो किसी और को बेच सकता है। माने आज मैं रेंट पे हूं, कल मैं चाहूं तो ये राइट किसी और को बेच सकता हूं। ये स्पेशल बात है सर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप किराएदार हो, आप भाड़े पे रहते हो, अगला कौन भाड़े पे रहेगा ये डिसाइड आप नहीं कर सकते आमतौर पे, है ना। जिसका घर वो डिसाइड करेगा कि कौन रेंट पे रहेगा। हेलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके घर में, हाँ बोलो सर, यस बोलो। हेलो, अरे बोलो सर, आपके घर में कौन रहेगा ये नॉर्मली आप डिसाइड करोगे, टेनेंट नॉर्मली डिसाइड नहीं करेगा, बट टेनेंसी राइट में ये चीज आता है, ठीक है। तो इसी बात को जीएसटी में क्या कहते हैं, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसीडरेशन, दैट इज टेनेंसी प्रीमियम, इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू जीएसटी। इसको भी जीएसटी में कवर किया जाता है सप्लाई के अंदर, ठीक है। बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नॉन सप्लाईज, और साथ में मैं आपको थोड़ा कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का भी बात थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है सर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई बात थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि उसको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा या थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। मैं जीएसटी का जैसे प्रिया को बता रहा हूँ, इंकी को बताऊंगा, ठीक है, नील या जिसको भी नहीं हुआ है वो प्लीज मेरे से जीएसटी का थोड़ा लिस्ट ले ले, और इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई का जो पहला पहला क्लासेस है एक बार इस वीक के अंदर देख लो सर, थोड़ा मेहनत कर लो, सभी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है सर। तो फिर आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ। आयन, सनोन, यस सर।
नील, प्रिया, Yes, बोलो sir. सर। हो जा कैसे बैपट्टा? अस्तु यस सर। Yes, sir. Sir. नोट्स कलेक्ट कर लेना अगर नहीं है तो, और एक बार रिवाइज कर लेना सर। ओके, ठीक हाँ है सर। सनन बोलो। ठीक है ओके सर, ठीक है फिर, बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, Good night, sir. गुड नाइट सर, गुड नाइट।